राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी इसका सितम देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर इस कदर जारी है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। बेहद खराब श्रेणी में एनसीआर का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में AQI 600 के करीब। हरियाणा में कई जिलों का AQI 500 के पार तक पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, पॉल्यूशन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का ये कहर देखने को मिल रहा है। जहरीली हवा चारों तरफ नजर आ रही है, जिससे लोग इस समय बेहद परेशान जरूर हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का ये सितम लोगों को डरा रहा है। जिस हिसाब से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, अपनी चपेट में हर किसी को जरूर ले रहा है। गले में दिक्कत हो या फिर आंखों में दिक्कतें, ये अमूमन हर व्यक्ति की समस्या जो है इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इस वक्त प्रदूषण बहुत ही ज्यादा है और प्रदूषण से लोग काफी परेशान हैं। जहां आपको बता दें कि ग्रेड 3 प्लस ग्रेड 4 नियम लागू होने की बात भी सामने आई है। ऑफिसेज में वर्क का फ्रॉम होम की बात भी कह दी गई है। और इस सब के बाद भी अगर स्थितियां देखी जाए तो AQI 600 के करीब पहुंच गया है, यानी बेहद से बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त जो है AQI पहुंचा हुआ है। जहां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बढ़ते प्रदूषण से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बेहद ही खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की आबो हवा, कई इलाकों में AQI 600 के करीब तक पहुंचा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली एनसीआर में AQI 600 के करीब पहुंचा हुआ है। AQI हाई है, सेहत पर मुसीबत बन आई है। इस वक्त हवा में जहर पूरी तरह से घुला हुआ है। सख्ती का बेअसर यहाँ पर रिपोर्ट सामने आ रही है। AQI हाई होने के साथ साथ सेहत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों की नाजुक हो रही है। माना जा रहा था कि ऐसे सिचुएशन में बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर उम्र को अपनी चपेट में ये प्रदूषण लेता नज़र आ रहा है। इस प्रदूषण की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गले में खराश जैसी समस्याएं हैं, आंखों में जलन जैसी दिक्कतें जो हैं लोगों को आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें होती नज़र आ रही है। हवा पूरी तरह से इस वक्त जहरीली है। प्रदूषण का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। दम घोटू हवा कह लीजिए इस पूरे सिचुएशन को, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के हरियाणा में भी सख्ती देखने को मिल रही है। और हरियाणा में भी AQI बेहद खराब श्रेणी में कई जगहों के, और ऐसे में बहुत दिक्कतें लोगों को हो रही है। जहां आपको बता दें कि हरियाणा में भी ग्रैप लागू होने की बात सामने आई, और हालांकि इसका बेअसर नतीजा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी ग्रैप 3+4 की बात हो रही है, जहां पर वर्कलोड ऑफिसेज में कम करने की बात कही गई है। वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा 50% कैपेसिटी के साथ ऑफिसेज चलाने की बात कही जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। डॉक्टर्स के द्वारा भी कहना है कि अपना बचाव स्वयं करें, ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकले और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तो लगातार आबोहवा बेहद खराब है और ऐसे में लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसे में पानीपत की क्या स्थिति है, पानीपत की आबोहवा कैसी है, AQI कितना है और क्या तैयारी है, ये जान लेते हैं। राजेश हमारे सहयोगी पानीपत से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, क्या जानकारी यहाँ पर स्थितियों को लेकर के, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 454 के करीब है, जो कि कल से बढ़ा है। फिर एक बार वही खतरनाक श्रेणी लगातार बनती जा रही है कि बीच में तो 1000 को भी करीब पार कर गया था, और वही स्थिति फिर बढ़ने को है। पहले 300 हुआ, उसके बाद 400, फिर आज 450 के करीब AQI पहुंच गया है।
क्योंकि यहाँ प्रशासन जो है कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको अभी थोड़ी देर में तस्वीरें मैं आपके पास दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ धड़ल्ले से जो है निर्माण कार्य चल रहे हैं। ग्रैप 3 जरूर लागू किया गया है, ग्रैप 3 लगने के बावजूद भी यहाँ ध्वस्त कार्य, निर्माण कार्य ये हो या फैक्ट्रियों में निकलने वाला काला धुआं, वो जरूर यहाँ धड़ल्ले से जारी है। और बड़ी बात मैं बताऊं स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य जो नागरिक अस्पताल है उसमें करीब 600 के करीब जो स्वास्थ्य रोगियों की ओपीडी पहुंच गई है। इसके अलावा जो है नेत्र रोग की बात करें तो नेत्र रोग में भी 200 के करीब ओपीडी रोजाना आ रही है, क्योंकि आंख में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सभी प्रदूषण से ही हो रहा है। और बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो कार्रवाई की गई थी वो बाहर की टीम द्वारा की गई थी। यहाँ लोकल जो स्थानीय टीम थी उसने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। हाँ, कल रात को जरूर जो है सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहाँ छापेमारी की थी, जो कि जल प्रदूषण को लेकर की थी, जो कि गंदा पानी, जो केमिकल युक्त पानी है वो नदियों में बहाया जा रहा था, उसको लेकर जरूर कार्रवाई की थी। परंतु अब तक जो वायु प्रदूषण को लेकर कोई भी ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाए गए। सरकार द्वारा उठाए गए पर प्रशासन ने उन पर इंप्लीमेंट नहीं किया। सरकारी लोग ही उन बिल्डिंगों को ध्वस्त करने में लगे हैं जो कि अवैध निर्माण थे। और इससे मैं आपको ग्रेप 3 की बात करूं तो ग्रेप 3 में अवैध निर्माणों को तोड़ने में या कोई भी निर्माण तोड़ने में रोक लगाई गई है। अगर आप अभी कह रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम की बात करी, वर्क फ्रॉम होम से क्या होगा जब सरकार अपने नियमों को खुद ही तोड़ती नजर आएगी। सही बात है जी ठीक है राजेश, आपके पास आएंगे और तस्वीरें भी आप साझा करिएगा। जिंद से रोहताश हमारे साथ बने हुए हैं। रोहताश, क्या कुछ जिंद में तस्वीरें हैं? आज AQI कितना? जिंद में जिस तरह की AQI की बात करें तो 300 के पार पहुंचकर, वहीं बात करें तो 3 फायर लोकेशन भी आई है। वहीं बात करें जिंद जिले में दोबारा से AQI 300 के पार पहुंच गया है। जो बात करें तो लगातार 316 के आसपास रहा। खेतों में जो धान कटाई का काम वो पूरा हो चुका है, जिसमें बात करें तो लगातार कुछ दिनों में फसल अवशेष जलाने के मामले भी काफी बड़े हैं। उसके बावजूद भी AQI बढ़ता जा रहा है। इस सीजन में हेडफेक्ट सिर्फ जिस तरीके से बात करें तो 167 जो लोकेशन आई उस पर भी प्रशासन कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। बात करें तो सबसे ज्यादा जिस तरीके से अब की बार पराली जलाने के मामले जींद में आए, सबसे ज्यादा किसानों को जो जुर्माना लगाया है। AQI की बात करें तो 300 के आस पार पहुंच गया है। तो सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह की जो तस्वीर है कितनी धुंधली आपको स्पष्ट दिखाई देगी। जो सूर्य देवता है वो भी यहाँ पर AQI जिस तरीके से बढ़ रहा है, धुंध फोग और जिस तरीके से प्रदूषण इतना धुलमिल स्पष्ट दिखाई दे रहा, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। जिस तरीके से बात करें तो लगातार जो सांस के मरीज है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें आंखों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जो सुबह सैर करने आते हैं उनको मास्क का प्रयोग करना चाहता है। वहीं जिंद जिले प्रशासन की बात करें तो लगातार AQI 300 के पार पहुंचने के बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड पर। वहीं देखे तो जो निर्माण कार्य है वो सबसे ज्यादा चल रहा है। जिस तरीके से प्रशासन द्वारा सड़क पर जो धूल मुट्ठी तो पानी की बौछार करने का प्रावधान किया गया। वहीं लगातार बात करें तो अभी जो शादी का सीजन है इसमें सबसे ज्यादा जिंद जिले की बात करें तो बम पटाखे आतिशबाजी होती है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। वहीं बात करें तो लगातार किसानों को और आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसमें सांस की दिक्कत आती है, वो अपने घरों में सीमित रहे, मास्क का उपयोग करें। जी बिल्कुल, और यहाँ पर काफी ज्यादा स्थितियां खराब नजर आ रही है। राजेश, अगर पानीपत की बात कर ली जाए, क्योंकि दिल्ली NCR हो या हरियाणा के बाकी शहरों, वहां पर AQI बहुत ज्यादा हाई है। हमने AQI 500 पार भी देखा है। इस वक्त आपने जानकारी दी है कि पानीपत में AQI 400 के आसपास है। तो ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, इस पर भी जरा नजर डालिएगा। देखिए, अस्पतालों की व्यवस्था की अगर बात करें सीमा, तो अस्पतालों की व्यवस्था ठीक है, पर प्रशासन जो है इस प्रदूषण पर लगाम लगाने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है पानीपत में 12 फायर केस हो चुके हैं, जो कि एक बड़े 12 फायर केस थे जिनसे बड़ी मात्रा में प्रदूषण हुआ। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो हर बार जिम्मेदार किसानों को ठहराया जाता था कि किसानों की पराली जलाने से जो है प्रदूषण होता है, आतिशबाजी से प्रदूषण होता है। पर अब तो पराली जलाने के भी 4 मामले प्रशासन द्वारा दर्ज किए गए हैं, और पराली जलाने के जो हमने भी मामले इस बार कम देखे हैं। तो यह है प्रदूषण कहां से? प्रदूषण यहाँ की 4000 इंडस्ट्रियां जो कि हर समय रनिंग में है, उनसे प्रदूषण हो रहा है। ग्रेप 3 में कुछ शिफ्टों में चलाने की बात की गई थी, कुछ शिफ्टों में इंडस्ट्रियां चलाई जाएंगी, पर वो अभी तक कोई भी नियमों की पालना नहीं की गई है। और रही बात फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो काला धुआं है उसको बंद करने के लिए बायोफ्यूल पर लगाने की बात की गई थी। फैक्ट्रियों को बायोफ्यूल पर ही चलाया जाए, पर बायोफ्यूल पर ना चलाकर अभी भी जो
पहले पुराने वाले कोयले पर ही चलाया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है, जो कि एक बड़ा प्रदूषण का सबब बनती है। और मैं आपको बात कहूं कि प्रशासन ने एंटी स्मोक गन, जो सड़कों पे उठने वाली धूल है, उससे प्रदूषण होता है, उस पर रोकथाम लगाने के लिए एंटी स्मोक गन की बात कही थी। एंटी स्मोक गन हर जो है ऐसे क्षेत्रों में राउंड करेगी और वहां छिड़काव करेगी जहां धूल मिट्टी ज्यादा उठती है। पर कहीं भी एंटी स्मोक गन 1-2 दिन जरूर शहर में छिड़काव करती दिखाई दी, उसके बाद कहीं भी दिखाई नहीं देगी। जी सीमा। अगर जिंद की बात कर ली जाए, जिंद में प्रशासनिक तैयारियां कैसी है और क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन में जिस तरीके से सुधार चलते, जो स्कूल जो बच्चे को खोल दिए गए थे, जिला एक्यूआई 400 के आसपास पहुंचने के बाद डीसी मोहम्मद राजा ने यहाँ पर 13 नवंबर को सरकारी व निजी स्कूल में 5वीं तक की जो कक्षाएं थी उन पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद में जिस तरीके से बात करें तो ऑनलाइन जो कक्षाएं वो चलती रही लगातार। जो एक्यूआई है वो बढ़ने के आसार देख रहा है। जिस तरीके धूलभरी आंधी जहाँ पर धूलभरी जो चल रही है, उस तरीके से जो फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट कराया गया, किसानों को और जो आम नागरिक है उनको जागरूकता के लिए प्रचार किया जा रहा है। जिस तरीके से एक्यूआई जो बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा गंभीर देखने वाला, सबसे ज्यादा जो सांस और दमा और जो आंखें करोगे उनको सबसे ज्यादा परेशानी करना पड़ता है। जो सुबह सैर करने आते हैं उनको मास्क का उपयोग करना पड़ता है। जी, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। जिंद में भी पॉल्यूशन काफी ज्यादा है और पानीपत में भी पॉल्यूशन काफी ज्यादा है और इस प्रदूषण से लोगों को सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। रोहताश अगर जिंद की बात कर ली जाए, प्रशासनिक तैयारियों का जिक्र मैंने किया, हालांकि बहुत सी जगहों पे बहुत से रूल्स लागू हुए हैं। जिंद में अगर बात कर ली जाए, लोगों में कितनी जागरूकता है प्रदूषण को लेकर, क्योंकि डॉक्टर लगातार कह रहे हैं अपने घरों में रहें और जिंद में भी स्थिति काफी खराब है, तो क्या तैयारी लोगों की, कितनी जागरूकता लोगों में? आपको बताना चाहूंगा, जींद में जिस तरीके से ग्रेप्स 3 भी लागू कर दिया गया, वहीं जो आम नागरिक है उनको सचेत रहने की दिक्कत है। जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बाहर न निकलें। और जिस तरीके से जो बुजुर्ग इंसान है उनको सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत है, वो घरों में सीमित रहें, मास्क का प्रयोग करें। वही बात करें तो डॉक्टरों ने भी जिस तरीके से गाइडलाइन जारी करी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उस पर यहाँ जो पालन है वो लगातार दिखाई दे रहा है। और वही बात करें जिस तरीके से लोग सचेत होने की बात है कि वो धुआं ना करें, कोई वेस्टेज चीज है उसको ना जलाएं। और जिस तरीके से लगातार एक्यूआई बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा जींद की जो हवा है वो जहरीली होती दिखाई दे रही है। आम नागरिक को सचेत होना पड़ेगा, जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी सचेत होना पड़ेगा। जिस तरीके से वो अभियान चलाएं कि आम जो गत्ता है या और जो फूसा है उसको न जलाएं, जिससे सांस के रोगी उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, की बात कर ली जाए तो पानीपत में यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, और क्योंकि आपने जिक्र किया प्रशासनिक तैयारियां बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि डॉक्टर्स जरूर रेडी हैं, तो लोगों में कैसी जागरूकता पानीपत में? जल्दी अपनी बात पूरी करें। देखिए, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है सीमा, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि कूड़ा जो है डंपिंग ग्राउंड में फेंके, एक जगह इकट्ठा करके आग ना लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचे, और सांस रोगी जो है वो घर से कम बाहर निकले और बच्चों को भी कम घर से बाहर निकलना दिया जाए। क्योंकि अगर 450 के ऊपर एक्यूआई पहुंचता है तो कहीं ना कहीं स्कूलों की भी छुट्टी कर दी जाएगी। और अगर बड़ी बात है, शादियों का सीजन है, शादियों के सीजन में देखा जाए कि सबसे ज्यादा आतिशबाजी और ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल राजेश, और ऐसे में बहुत जरूरी है इसका खासा ख्याल रखना, लोगों में भी जागरूकता होना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी का आज पंचकुला दौरा है। सरस मेले के समापन समारोह में वो शामिल होंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सरस मेले के समापन समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड में होगा समापन समारोह कार्यक्रम, जिसमें सीएम शामिल होंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सरस मेले के समापन समारोह में सीएम शामिल होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। कार्यक्रम में सीएम सैनी होंगे शामिल, कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल होंगे, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीएम नायब सिंह सैनी का आज पंचकुला दौरा, सरस मेले के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड में समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम सैनी होंगे शामिल। तो सीएम नायब सिंह सैनी का आज पंचकुला दौरा।
चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां 25 नवंबर को हरियाणा में वैकल्पिक अवकाश घोषित किया गया है। 350वें शहीद दिवस पर राज्य में वैकल्पिक अवकाश घोषित किया गया है। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस है। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन होगा। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर 2025 यानी मंगलवार को राज्य में वैकल्पिक अवकाश घोषित किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भव्य राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया जाएगा और इस विशेष कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे, जो इस आयोजन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। समागम के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्श और उनके बलिदान, समाज में आपसी सद्भाव को स्थापित करने का उनके मार्गदर्शन को विशेष रूप से स्मरण किया जाएगा। फरीदाबाद में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, जिसमें नर्सिंग होम के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, फरीदाबाद में कई महीनों से काम चल रहा था। तो ये बड़ी जानकारी, गांव सीकरी में हरपाल रोड पर यह हादसा हुआ है। तो फरीदाबाद में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर जा गिरी। गिरने से काफी देर तक पहले बिल्डिंग का एक और झुकाव हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था। बिल्डिंग को झुकता देख आसपास के लोग दूर हो गए, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास क्षेत्र में धुएं का गुबार उत्पन्न हो गया। धमाके की तेज आवाज सुनकर के लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर टीम पहुंची, बिल्डिंग को अच्छे से जांच की, जिसके भीतर कोई ना होने का पता लगा। हादसा गांव सीकरी में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नर्सिंग होम के नाम से इस इमारत जो है बनाई गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में रेवाड़ी में कार्यक्रम हुआ। दीपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र शामिल हुए। तो जिनमें कार्यक्रम शामिल होने पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और चुनाव